सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अयान। जैसा कि आप पहले से जानते हैं और आज की इस वीडियो में जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये वीडियो भी हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि कैसे हमने बात की थी पूरे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ों को हमने उसमें देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के सीरीज़ वाइज उस वीडियो को देख सकते हैं। एक हमसे ये हुआ था कि हमने उस वीडियो के अंदर हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस, इनको हमने वहाँ पे नहीं देखा था क्योंकि क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका था। और क्योंकि आपका चैप्टर जो है, ये सेकंड वाला चैप्टर, वो भी एक लंबा चैप्टर है। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। और इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में जाकर के हमने इसके बारे में बात की है। हमने बहुत सारी रिएक्शंस को देखा है, हमने सॉल्ट्स से बनने वाले अलग अलग केमिकल्स को देखा है लास्ट में। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना हम टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन वाला हमने पार्ट पहले कर लिया है, ये सिर्फ हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट होने वाला है। तो आपको जो भी लेक्चर्स आप यहाँ देखते हो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मिलने वाले हैं PYQs। PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर आपको मिलने वाला है बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चीज़ों का। और क्या आपको मिलने वाला है यहाँ पे, फिर आपको यहाँ मिलने वाले हैं कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ जो आपकी बुक में आपको दी हुई होती है, वो सब भी हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल जाते हैं, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा अबाउट में इस चैनल के अबाउट में आपको सारी जो मेरी जितनी भी आईडीज़ हैं, जितना भी इंस्टाग्राम अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं वहाँ हो सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी और कोई जगह पे लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल है, वहाँ उसको आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप वहाँ आराम से देख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको कुछ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। मैं हमेशा ईमेल पर एक्टिव होता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, और हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि You have been provided with 3 test tubes. 3 आपके पास टेस्ट ट्यूब्स हैं. One of them contains distilled water, एक का distilled water है, and the other 2 contains an acidic solution, यानी एसिड एक में, और एक में है बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि एक में बेस है respectively. If you are given only red litmus paper, आपको सिर्फ red litmus paper अगर दिया हुआ होगा, how will you identify the contents of each test tube? तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा वाला एलिमेंट, यानी कौन सी चीज़ रखी हुई है। ये आपको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी चीज़ को। पहले तो आपको पता होना चाहिए वी हैव 2 काइंड ऑफ लिटमस पेपर। अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू है, रेड में डालने पर वो लिटमस पेपर एसिड में डालने पर वो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आपका लिटमस पेपर रेड है, बेस में डालने पर वो ब्लू हो जाएगा। बेस इज बी इज लाइक स्टार्ट फ्रॉम बी से स्टार्ट हो रहा है बेस, बी से स्टार्ट हो रहा है ब्लू। तो इसी तरीके से आपका जो बेस सोल्यूशन होता है वो आपके डिस्टिल पेपर को, जो आपके बेसिक सोल्यूशन होता है वो आपके लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर देता है। चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है और हमें क्या दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपकी टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं अलग अलग, ए फॉर एग्जाम्पल एक और टेस्ट ट्यूब है बी और एक और टेस्ट ट्यूब है सी। हमें पता लगाना है कि कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ है। एक में एसिड हो सकता है, एक में बेस हो सकता है, और एक में डिस्टिल वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, वाटर जो भी हमेशा आप देखोगे उसमें हमेशा वाटर का जो पीएच होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा। पीएच क्या होता है ये हमने पहले से ही इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ जाके आप चाहो तो उस वीडियो को भी जाकर के दोबारा देख सकते हो। चलिए अगर मान लीजिए आपका जो सॉल्यूशन है, अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाए, रेड तो पहले से ही है तो इसका मतलब है जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेस है। अगर वो रेड से रेड ही रहता है तो इसका मतलब है वो एसिड है, या फिर वो हो सकता है कि वाटर हो, क्योंकि वाटर कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल चीज़ कभी भी चेंज लिटमस पेपर को नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर वो बेस है तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा, अगर वो एसिड है तो वो रेड से रेड ही रहने वाला है, ओके। और अगर वो वाटर है तो भी वो रेड से रेड ही रहने वाला है। इज़ दैट क्लियर? ओके, अगर वो रेड से रेड हुआ है तो उसका मतलब वो वाटर है। तो एसिड और वाटर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा बेस के अंदर, सिर्फ चेंज होगा बेस के अंदर। ये बात समझ में आई होगी। हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी जो बुक है उसके अंदर आराम से देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे इस क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच में, थ्योरी के बीच में दे रखे हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। कॉपर के अंदर और ब्रास के अंदर आपको कभी भी
जो कर्ड होता है, या फिर खट्टे पदार्थ, सोर मतलब खट्टा, खट्टे पदार्थ आपको कभी भी नहीं रखने। क्यों नहीं रखने भाई? वाई, वॉट इज़ द रीज़न वी डू नॉट कीप दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेज इन ब्रास एंड कॉपर? तो ब्रास और कॉपर में आप क्यों नहीं रखते उसको? चलिए इसके लिए भी फटाफट से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। क्योंकि बिकॉज अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक में लिख सकते हैं इसको, या फिर आप कहीं नोटबुक में भी इसको नोट कर सकते हैं। बिकॉज दीज सब्सटेंसेज, जगह हमारे पास कम है, मैंने कोशिश की है कि हम धीरे धीरे इनको लिखें। दीज सब्सटेंसेज कंटेन एसिड्स दैट रिएक्ट विद मेटल्स। तो वो सब्सटेंस जो हैं, एसिड जो हैं, वो खट्टे होते हैं, वो मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे एंड मे फॉर्म हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेज या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेज। क्यों नहीं रखते हैं भाई? क्योंकि हमारे ये चीज़ें क्या करेंगी, ये चीज़ें हमारे यहाँ पे क्या बना लेंगी, हार्मफुल सब्सटेंसेज बना लेंगी, टॉक्सिक सब्सटेंसेज हमारे यहाँ पे बना लेंगी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? अगर आपने एसिड की रिएक्शन करा दी मेटल के साथ में, तो क्या कौन सी गैस निकलने वाली है? इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? कैसे पता पड़ेगा वो गैस निकल रही है? एग्जाम्पल दो और बताओ कैसे पता लगेगा कि आपकी वो गैस निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। तो जब भी आप मेटल की रिएक्शन कराते हो एसिड के साथ में, तो हमारे पास एक गैस निकलती है। इस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस, जिसको हम कहते हैं H2। ओके, हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ एक रिएक्शन करते हैं। अगर जिंक की रिएक्शन आप कराते हो H2SO4 के साथ में, तो ये बन जाता है ZnSO4 और क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन। ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। इज़ दैट क्लियर? तो ये जो हाइड्रोजन आपने देखा, ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ये बात छोटी सी हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हमारे ये समझ में आ गया तो अब हमें थर्ड पार्ट में जाना है इस क्वेश्चन के, जहाँ लिखा हुआ है कि कैसे पता पड़ेगा कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। तो एक पॉप साउंड करेगी, एक पॉप साउंड होगा। उस पॉप साउंड से आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, जो गैस निकली है वो हमारी कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, सेकंड हो गया और फर्स्ट हमारा हो गया। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए। थर्ड, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। ये एफरवेसेंस क्या होता है? एफरवेसेंस का मतलब है बबल्स। एफरवेसेंस का मतलब है बबल्स। The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. आपने गैस को जलाया, ठीक है, आपने एक मेटल को जलाया, उस मेटल का हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है कि वो मेटल है ए, और उस मेटल की वजह से एक गैस निकल रही है। ये हमें आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा मेटल होगा। एक बात यहाँ हमें बता दी है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन लिखो एंड उसका वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज़ कैल्शियम क्लोराइड। उसमें से जो कंपाउंड बनने वाला है उस केमिकल रिएक्शन में, उसमें से एक कंपाउंड का नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड। चलिए देखते हैं इसको। तो जब बात करी है कि हमें फाइंड करना है ए, ये ए क्या है? अच्छा, हम साइंस पढ़ते पढ़ते मैथ्स में कैसे आ गए, हमें ये लग रहा होगा, पर हाँ ठीक है, एक हमारा अल्फ़ाबेट है जो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको फाइंड करने की। एफोवेसेंस का मतलब हमें समझ में आ गया कि वो बबल्स होता है। ए जो है, सिंपल सी बात है, ए जो है यहाँ पे अगर आपने रिएक्शंस को ढंग से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो वो है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट, Ca, कैल्शियम मतलब Ca, कार्बोनेट मतलब CO3। हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, CaCO3। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा। CaCO3, इसको आपने रिएक्शन कराया, जैसा कि बताया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आपको इसकी रिएक्शन करानी है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको मिलने वाला है वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले तो आपको मिलेगा कैल्शियम, उसके बाद आपको मिलेगा क्लोराइड, फिर आपको बचा हुई चीज़ों से मिलेगा H2O, और एक गैस रिलीज़ होगी जिसका नाम होगा CO2। अब ये जो है ये गैस है, ये भी रिलीज़ होगी। समझ में आ गया? छोटी सी रिएक्शन थी, फाइंड करना था ए। बताया हुआ था कि आपके सब कुछ बताया हुआ है, ये आपको बताया हुआ था क्वेश्चन में, ये आपको बताया हुआ था क्वेश्चन में, और ये बताया हुआ था कि गैस रिलीज़ होगी। वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? आपको ए फाइंड करना था, ए इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे हमें पता पड़ रहा है? अगर आपने रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ा है तो बहुत आराम से हम इसको पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डू HCl HNO3 show acidic characters in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character?
HCl और HNO3 एसिड की तरह काम करते हैं, जबकि कुछ और कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज एसिड की तरह काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वही हमें सबसे पहले ये बात समझ आनी चाहिए कि एसिड का मतलब है अगर आप उसको पानी में डाल दो, अगर आपने एसिड लिया, आपने उसको डाल दिया किसमें, वाटर के अंदर, तो वो क्या छोड़ेगा, वो क्या रिलीज़ करेगा, H+ आयंस। वो क्या रिलीज़ करेगा, H+ आयंस। तो सिंपल सी बात है, HCl और HNO3 क्यों एसिड कहलाए जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज HCl and HNO3 releases, या फिर लिख सकते हैं आप प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर मीन्स H2O, आप वाटर भी लिख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। तो HNO3 और HCl जब भी आप उसको पानी में डाल रहे हो तो वो H+ आयंस को छोड़ रहा है, और जहाँ भी H+ आयंस छोड़े जा रहे हैं, जहाँ भी H+ आयंस बन रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे हमारे पास में है वो एसिड, क्योंकि एसिड के अंदर ही होता है H+ आयन। नेक्स्ट, why does an aqueous solution of an acid contain electricity? एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने बोला कि जब भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है, उसका लिक्विड जो होता है, उसके अंदर हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों होती है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जब भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाली जब आप भी चीज़ें पढ़ते हो, या आपने अभी इसी चैप्टर की जो वीडियो होगी हमारी मेन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो, उसमें आप देख लोगे कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयंस, एक होते हैं नेगेटिव आयंस। ठीक है, आयंस का मतलब होता है चार्ज। अगर किसी लिक्विड में आयंस नहीं है, चार्ज नहीं है, तो उस लिक्विड में, पानी में, उस लिक्विड वाली चीज़ में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है? सिंपल सा इसका ये मतलब है, ऐसा इसलिए होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, इसलिए बिकॉज, मैं जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज से, आप जो भी लिखना चाहें अपनी नोटबुक में कहीं भी लिख सकते हैं। बिकॉज एक्विस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड produces charge and cations and anions that produces electricity in the aqueous solution. सिंपल, इसी वजह से आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वेरी सिंपल थिंग, ये हमारी हो चुकी है बात। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। वाई डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? जो अगर सूखी HCl गैस होगी, अगर सूखी HCl गैस को आप लिटमस पेपर के ऊपर अगर आप चलाते हो, लिटमस पेपर भी ड्राई है, सूखा हुआ है, तो क्योंकि HCl आपका एसिड है, वहाँ पे कलर लिटमस पेपर का चेंज होना चाहिए था, पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आपका HCl, थर्ड क्वेश्चन, अगर आपका HCl भी ड्राई है, अगर आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो मुझे बताओ, जब आप HCl को ड्राई रखते हो, एसिड को ड्राई रखते हो, तो क्या वो H+ आयंस को प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि H+ आयंस हमेशा एसिड तभी रिलीज़ करेगा जबकि वो लिक्विड या फिर एक्वस स्टेट में हो। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा, क्यों नहीं इसको लिटमस पेपर चेंज हो रहा? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ H+ आयंस इन ड्राई HCl। ड्राई HCl में कभी भी H+ आयंस रिलीज नहीं होंगे। किस पे होंगे? लिक्विड HCl या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। जब वो लिक्विड स्टेट में होगा तभी HCl के अंदर से H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हो, डाइल्यूट करने का मतलब होता है उसकी क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को अगर आप कम करना चाहते हो, तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि एसिड को आप वाटर में ऐड करो, वाटर के अंदर आप एसिड को ऐड करो, एंड नॉट वाटर टू द एसिड। एसिड रखा हुआ है, उसमें वाटर नहीं डालना, ये गलत हो जाएगा। एसिड रखा हुआ है, उसमें वाटर नहीं डालना, ठीक है। आपको क्या डालना है? रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। वाटर रखा हुआ है,
उसमें धीरे धीरे आप बूंद बूंद कर करके आप एसिड डाल सकते हो। रखे हुए एसिड में आप पानी नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे भाई? क्योंकि जब आपका एसिड रखा हुआ है एकदम से थोड़ा सा पानी उसमें जाएगा अंदर, बहुत भयानक या माइल्ड भयानक एक रिएक्शन हमारे को देखने को मिल सकती है। उस रिएक्शन की वजह से तहस नहस हो सकती हैं, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इस वजह से बोला जाता है कि आपको एसिड में पानी को रिएक्ट नहीं कराना, पानी नहीं छोड़ना एसिड के अंदर। पानी के अंदर अगर आपने पानी लिया है उसके अंदर आप एसिड को डाल सकते हो। सिंपल सी बात। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? सिंपल सा, इसका भी हम सोल्यूशन देखते हैं। इसका भी हम देखते हैं क्यों नहीं डाला जाता। क्योंकि because acids are concentrated, means more power. Because acids are concentrated and adding water to them immediately मतलब अचानक से अगर आप उसमें पानी डाल देते हैं तो and adding water to them immediately may cause an explosion। या आप कुछ और भी लिख सकते हैं। एक्सप्लोजन मैंने जैसे समझाने के लिखा हुआ है कि अगर आप एसिड के अंदर डालते हो पानी को तो उस पानी की वजह से एक एक्सप्लोजन भी हो सकता है, चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज़ डाइल्यूटेड। अगर आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिलाते हो, तो HNO3 की कंसनट्रेशन क्या होगी? HNO3 की कंसनट्रेशन के अंदर क्या होगा? इट विल डिक्रीज। क्वेश्चन 5 में सिर्फ इतना लिखना है कि इफ़ यू ऐड वाटर द कंसनट्रेशन ऑफ HNO3+ आयन ऑफ H3O+ आयन्स डिक्रीजेज। नेक्स्ट 5th पे हो गया हमारा। नेक्स्ट, हाउ इज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स affected when excess bases is dissolved in a solution of sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद एक बेस है। अगर इसके अंदर आप OH डालते हो और ज़्यादा तो कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। जी हाँ, OH का मतलब की है कि बेस, जितने ज़्यादा OH उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। तो बिल्कुल OH के डालने से आपकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी। कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी अगर आप उसमें OH डाल देते हो। समझ में आया? ऊपर वाले 5th वाले में डिक्रीज़ होगी। समझ में आना चाहिए कि अगर आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो H3O+ की जो कंसनट्रेशन है उसका जो नंबर है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। अगर आप OH- को डाल रहे हो किसी बेस के अंदर जैसे कि NaOH, तो आपका कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हमारे 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इनको नोट कर सकते हो आपकी नोटबुक में या फिर आपके बुक में, जहाँ भी आप करना चाहते हो। नेक्स्ट, यू हैव 2 सॉल्यूशंस A and B। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6। आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला है A, फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया है, और आपका जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका नाम है B, हमने B मान लिया है उसको। और A की जो pH है वो 6 है, B की pH 8 है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। किसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे? किसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे? पहले तो एक बात समझ में आनी चाहिए हमें जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपके पास में pH कम है, इसका मतलब वो एसिड है। जितना pH कम उतना ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा होता जाएगा, एसिड की पावर ज़्यादा होती जाएगी। जितनी pH कम होती जाएगी, तो pH कम तो एसिड उसका कम, एसिडिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा, pH कम तो एसिडिक, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये एसिड ज़्यादा। ठीक है, जितना pH कम उतना एसिड ज़्यादा और उतना ही हाइड्रोजन आयन ज़्यादा। आयन मतलब चार्ज, बस वो जो प्लस लगा रखा है हमने उसका मतलब ही आयन। H+ मतलब होता है चार्ज, तो ये हाइड्रोजन आयन हो गया हमारा। तो pH अगर आपके कम है, एसिड ज़्यादा होता जाएगा, H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। तो पहला जो सॉल्यूशन A है उसकी pH है 6, इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स होंगे ज़्यादा। अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो फटाफट से। सॉल्यूशन A हैज़ अ pH of 6, that is why it is acidic in nature and it is having more hydrogen ions। दूसरा सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन B, उसकी pH है 8। हमने पढ़ा था 7 के ऊपर अगर pH है आपकी तो आप बेस हो, 7 के नीचे अगर आपकी pH है तो आप एसिड हो। तो यहाँ पे ये जो है सॉल्यूशन B आपका बेस है। सिंपल सी बात, ये समझ में आ गया होगा।
pH अगर कम है तो आपका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता जाएगा और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। सोल्यूशन है आपका एसिड है, सोल्यूशन भी आपका बेस है। ओके, और क्वेश्चन है इसमें, पहला हमारा हो चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन? H+ आयंस की वजह से क्या चेंज आता है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे? क्या चेंज आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो एसिडिक है। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब वो बेस है या फिर वो बेसिक सॉल्यूशन है। बात हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, सॉरी, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H+ आयंस होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। तो आपने लिखना है यस। Basic solutions do also have hydrogen ions, but they are very less in number. तो हाइड्रोजन आयंस तो होते हैं बट ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं, have less number, and बेस के अंदर OH- आर मोर इन बेसिस। तो हाइड्रोजन आयंस बेस के अंदर कम होते हैं प्लस पर OH- आयंस ज़्यादा होते हैं हमारे बेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? अंडर वॉट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम? क्विक लाइम कब यूज़ करेगा? अगर आपका कोई किसान है तो क्विक लाइम वो कब यूज़ करेगा? जब उसकी फसल का कितना ज़्यादा उसकी फसल ख़राब हो जाएगी। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपको याद रखना है। क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। कब इन तीनों केमिकल्स को, इन तीनों सब्सटेंसेस को कोई भी किसान यूज़ करता है? क्यों भाई, और क्यों यूज़ करेगा इसको? तो द फार्मर यूजेस दीज when the soil is too acidic, टू मतलब बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक हो चुकी है तो उस एसिड के कैरेक्टर को कम करने के लिए आप बेस यूज़ करोगे। टू एसिडिक एज दीज सब्सटेंसेज, कौन से वाले सब्सटेंसेज जो हमने अभी बात करी है 3 सब्सटेंसेज की, एज दीज सब्सटेंसेज आर बेसिक इन नेचर। Please don't go on my writing. My writing is very bad. It's too bad, I know. But that's it, what it is. That is it, what it is. Now, I do not need to change my writing for now because we are studying science and we may be going to be doctors. So yeah, it may happen that you do not need to change your writing after that. All right. Come on to the next questions now. What is the common name of compound CaCiO3? कैल्शियम, इसको वैसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, पर अब हाइपोक्लोराइट, और पर अभी हमें जो इसका जो नाम हमें किताब में दे रखा है, एक कॉमन नेम इसका, वो हम कहते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो लिखा हुआ है CaClO2, जो भी लिखा हुआ है इसको हम सिंपली लिखते हैं CaOCl2, सिंपल। नेम दी, पहला हो गया हमारा। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इल्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्यों बनता है? क्या सब्सटेंस आप उसके अंदर ऐड करते हो? क्या सब्सटेंस उसके अंदर आप ऐड करते हो क्लोरीन के साथ में कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है? कुछ नहीं ऐड करते, आप ऐड करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्लस क्लोरीन को मिलाते हो। ये रिएक्शन आपको दे रखी है कहीं ना कहीं, और फिर आपको इससे बन जाता है CaCOl2 प्लस H2O, और ये जो है आपका CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा हो चुका है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है तो कैसे, कौन सा कंपाउंड आप यूज़ कर सकते हो? तो टू मेक द हार्ड वाटर सॉफ्ट यू कैन यूज़ वॉशिंग सोडा। we can use washing soda as it
decomposes to produce सोडियम, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, वी कैन यूज़ वॉशिंग सोडा, दैट सिंपल। हम लिख रहे थे कि क्या बनता है आगे वॉशिंग सोडा से, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन यूज़ वॉशिंग सोडा, दैट सिंपल। हमारे क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो चुका है। व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज़ हीटेड? अगर आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को या हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या होगा? गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो अगर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने रिएक्ट करा तो क्या होगा? अगर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करा तो इट विल हीट करा तो क्या होगा? इट विल प्रोड्यूस 3 चीज़ें आपको बनने को मिलेंगी यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट, जिसको आप लिखते हो Na2CO3, सोडियम, Na मतलब सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा आपको। फिर आपको मिलेगा वाटर, दैट इज़ H2O, एंड आपको फिर साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ CO2। सिंपल। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर आपका लास्ट क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए, तो ये रिएक्शन हमारे पास जगह तो नहीं बची है, यहीं पे कहीं पे कोशिश करते हैं लिखने की। तो CaSO4.12H2O, ये तो है POP। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं 1.5 H2 यानी वाटर से, तो ये बना लेता है CaSO4.2H2O। ये सिंपल सी बात आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि CaSO4.12H2 ये आपका POP है। लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ फिर भी लिखने की। तो ये POP है आपका, ये आपका वाटर है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो बन जाता है जिप्सम, ये है जिप्सम। समझ में आए? तो वाटर जब आप ऐड करो तो जिप्सम बन जा रहा है। अगर POP लगाने के बाद सूख जाती है, वाटर खत्म हो जाता है, तो वो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल सी बात थी। यहीं पे आपका लेक्चर खत्म होता है क्योंकि हमारे लास्ट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसा कुछ है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, और फीडबैक के लिए या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं कहीं भी, जो मेरी ईमेल आईडी है वहाँ पे, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, होप फॉर योर गुड जर्नी अहेड एंड गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच।